अच्छा ज़हरा, आपकी जो बुनियादी स्पेशलाइजेशन है वो तो सर्जरी है। जी आगे मज़ीद आपने ब्रेस्ट कैंसर सर्जरी जी में महारत हासिल की। जी तो आपसे हम बात पहले ये गाइडेंस लेना चाहेंगे ज़रा हमारे व्यूअर्स की सिर्फ अवेयरनेस के लिए कि हम बहुत कंफ्यूज हैं कि जी सर्जरी में बड़ी जिद्दत आ गई है, बड़ा कमाल हो गया है, जबकि एक तरफ के लोग कहते हैं कि जनाब हमने डायग्नोज में तो बहुत ज़्यादा महारत हासिल कर ली है, लेकिन वहाँ तक पहुँच के जिस्म के उस ऑर्गन उस हिस्से तक पहुँच के उसको रिमूव करना, उस खराबी को, उस हिसाब से हमने कम तरक्की की है। आप इस बात से एग्री करती हैं? नहीं, इससे मैं एग्री नहीं करूँगी, हम्म। क्योंकि सारी साइंस है ना, साइंस ने जो तरक्की की है वो हमारी यहाँ पर भी तरक्की हुई है। अगर आप मुझे कहें जो आज से 10 साल पहले इवन जब हम किताबों में पढ़ते थे सर्जरी, रोबोटिक सर्जरी हम सुनते थे, तो आई गॉट अ चांस बिकॉज मेरे जो उस्ताद हैं, मेरे मेंटर प्रोफेसर महमूद अयाज, ही इज़ द पायनियर बहुत बड़ा ऑफ, नाम है। बहुत बड़ा नाम है, वाइस चांसलर भी हैं इस वक्त मेयो हॉस्पिटल के। ही इज़ द पायनियर ऑफ रोबोटिक सर्जरी इन पंजाब। We brought the first robot at National Hospital. चले लगे हाथों में, हमें ये भी बता दीजिएगा फिर कि रोबोटिक सर्जरी, मिनिमल इन्वेसिव सर्जरी, ओपन सर्जरी होती है तीसरी, एक ओपन सर्जरी और इंटरवेंशनल सर्जरी। इंटरवेंशनल। अच्छा, इन चारों पांचों में क्या फर्क है? फर्क ये है कि इंटरवेंशन जो है वो रेडियोलॉजिस्ट करते हैं या कार्डियोलॉजिस्ट, जो आपकी छोटी लाइंस या नीडल्स से करते हैं। दैट इज वेयर आप हेल्प लेते हैं सीटी स्कैन या अल्ट्रासाउंड गाइडेड मशीन्स का। सर्जन इज समवन के जो बॉडी में इन्वेड करके घुस के काम करता है। पहला तस्वर ये था कि जितना बड़ा चीरा लगा रहे हैं उतना बड़ा सर्जन है, और पहले जारी बात है खोल के काट के किया जाता था। मिनिमल इन्वेजिव इज की होल, 5 मिलीमीटर के कट्स लगाकर, कैमरा लगाकर, और आप अपने वर्किंग पोर्ट्स डाल के, अब जो बहुत बेहतरीन कैमरा के थ्रू आप अंदर जाके सर्जरी करें। और जो आपने जिद्दत की बात की, रोबोटिक सर्जरी इज अ स्टेप अहेड ऑफ लेप्रोस्कोपिक सर्जरी। अच्छा, कि वो मरीज के लिए बहुत अच्छा है कि सर्जन कंसोल पीछे होता है, इट्स लाइक अ गेम, और कैमरा वो आपको 3D विजन देता है। रोबोटिक सर्जरी इज अ न्यू एडवांसमेंट ऑफ मिनिमल इन्वेसिव। अब लेप्रोस्कोप नहीं, रोबोट है बेसिकली। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइएगा, चूंकि आपकी स्पेशलाइजेशन जो है वो ब्रेस्ट कैंसर सर्जरी की तरफ बहुत ज़्यादा हो गई हुई है और अब आपका एक नाम है, ये बताइएगा कि ये जो ब्रेस्ट कैंसर से आमतौर पर ये कह दिया जाता है कि जी ये ख़ानदान में चल रहा है, हाँ, यही कहा जाता है कि जनाब बस जल्द से जल्द डायग्नोज करें। अच्छा, ये जो ख़ानदान वाली बात है ये तो पर्टिनेंट और रिसर्च ओरिएंटेड है। एक जीन जिसको कहते हैं ब्राका जीन, ये ख़ानदान में मौरूसी तो 100% है कि अगर आपकी स्पेशली जो मदर की साइड है उससे ज़्यादा आती है। और जो इसमें इम्पोर्टेंट मैं बात बताना चाहती हूँ, अगर आप मुझसे पूछें ना कि ब्रेस्ट कैंसर होता क्यों है, तो सच्ची बात है अभी तक रिसर्च हो रही है, हमें भी नहीं पता क्या होता है। असल जवाब इसका ये है कि हमें नहीं पता कि ये कैसे होता है। जब साइंस को पता नहीं है कि ये कैसे होता है तो फिर बचा कैसे जा सकता है? ये आपका बहुत अच्छा सवाल है। अच्छा, इसमें हमने कुछ ऐसी चीज़ें देखी जिसमें हमने आइडेंटिफाई किए फैक्टर्स जो ब्रेस्ट कैंसर की तरफ लीड करते हैं। सही, ठीक है, कुछ मॉडिफिएबल हैं, कुछ नॉन मॉडिफिएबल हैं। जैसे कि आपका औरत होना आपके हाथ में नहीं है, आपके हार्मोनल चेंजेस के, आपको पहली माहवारी कब आती है, पहला बच्चा कब होता है, ख़त्म कब होते हैं। एक औरत को अगर माहवारी जल्दी आई हो ख़त्म, वो हार्मोनल उसका इन्फ्लुएंस इतना ज़्यादा है कि वो शी इज़ एट अ रिस्क। फिर आप किस घर में पैदा हुई हैं उससे आप, दैट्स नॉट इन योर हैंड, जेनेटिक रिस्क। मॉडिफिएबल फैक्टर्स ये हैं अपना लाइफस्टाइल, स्ट्रेस लेवल, जो डाइट की बात की जाती है, ये वो फैक्टर्स हैं। जैसे बहुत सारी ख़वातीन बच्चों में वक्फे के लिए जो हार्मोनल पिल्स लेती हैं, दैट इज़ अ वेरी पर्टिनेंट फैक्टर जो ब्रेस्ट कैंसर की तरफ लीड करता है। तो ये फैक्टर्स हैं, अगर हम इन्हीं को कंट्रोल कर लें तो वी कैन प्रिवेंट आवरसेल्व्स। और इसमें इंपॉर्टेंट ये अर्ली स्क्रीनिंग की हम बात करते हैं। अर्ली स्क्रीनिंग पे हम आ जाते हैं, यही फरमाइएगा कि इसका एक आसान तरीका है। एक तो घरों में ख़वातीन को गाइड आप लोग करते हैं कि आप इस तरह से अंदाज़ा लगा लें कि अगर कोई गिल्टी पाई जाती है। फिर मेमोग्राफी जो है ये कितनी देर बाद करवानी चाहिए? बिल्कुल आसान अच्छा, तरीका। इसमें सबसे पहले तो ये है कि हम हमेशा कहते हैं वो फैमिली जिनमें फैमिली हिस्ट्री है वो ख़वातीन 35 साल पे मेमोग्राफी शुरू करवाएं, और कट ऑफ है 40 ईयर्स, क्योंकि मेमोग्राम उस लेवल पे ब्रेस्ट कैंसर को पिक कर लेता है जब एक माहिर सर्जन भी पिक, माइक्रोस्कोपिक लेवल। सो अ फीमेल विल एंड अप गेट, एंड मुझे याद है मेरे उस्ताद ने कहा था कि अगर ज़िंदगी में ज़हरा तुम्हें एक कैंसर चूज़ करना पड़े और वो हो तो चूज़ ब्रेस्ट कैंसर। क्यों? क्योंकि ये वाहिद वो कैंसर है जिसकी डिटेक्शन जल्दी है और इलाज 100% है, एंड इट्स ऑल अवेलेबल इन पाकिस्तान।
किस स्टेज तक ये क्योरेबल होता है? अच्छा, इसका ये है कि जैसे जैसे स्टेज आगे जाती है इसका टिल स्टेज 3 इसका जो 5 ईयर सर्वाइवल है कि आप ट्रीट होने के बाद 5 साल बचेंगे, दैट इज़ 80%। हमारा डायलेमा पाकिस्तान में ये जुनैद साहब कि हम अभी भी जो ब्रेस्ट कैंसर से डेथ्स वाक़ई हो रही हैं ना, वी आर एट नंबर टॉप ग्लोबली। और ये वो फिगर है जो अफ्रीकन कंट्रीज़ का है। और मेरे लिए शर्म की बात ये है एज नाउ अ सर्जन एंड इनटू ब्रेस्ट कि आपका श्रीलंका और बांग्लादेश में डेथ्स नहीं है। ब्रेस्ट कैंसर अप टिल स्टेज 3 अगर आप ले लें तो वो क्योरेबल होता है। आप स्टेज और बाहर के ममालिक में क्यों इतनी कम ब्रेस्ट की डेथ्स हैं रेट? अच्छा, और एक ख़तरे की बात ये, पाकिस्तान में और एशिया में पाकिस्तान नंबर 1 पे है। हम किसी और अच्छी चीज़ में आगे हो ना हो, हम ब्रेस्ट कैंसर से होने वाली अमवात में नंबर 1 पे हैं। 40,000 के लगभग अमवात हैं ब्रेस्ट कैंसर से ख़वातीन की पाकिस्तान होती में, हैं, ठीक है सालाना। और इसलिए जो इसमें एक नया हमारा फिगर है जो एक मुस्तनद इदारा है कैंसर का, शौकत खाना मेमोरियल कैंसर हॉस्पिटल, उसके अकॉर्डिंगली हर 9 में से एक औरत जो है वो डायग्नोज हो रही है ब्रेस्ट कैंसर के साथ। 9 में से एक औरत जी। और जो टॉप 5 कैंसर मुख्तलिफ किस्म के जो कैंसर वहाँ पर देखे जाते हैं, जिसमें आपके बड़ी आंत का कैंसर है, हेड एंड नेक के कैंसर्स हैं, मुंह के कैंसर्स हैं, पखाने की नलकी के, उसमें टॉप 5 में ब्रेस्ट कैंसर है जो पेशेंट्स अंडर ट्रीटमेंट हैं। सही। और उसमें जो सबसे ज़्यादा पेशेंट्स हैं अराउंड 50 to 60% वो लीड है ब्रेस्ट कैंसर पेशेंट्स की। चले बात को यही रोकते हैं, यही बताइएगा डिटेक्शन का आसान इसमें क्या, आप ज़रा हौसला देने वाली बात करें ख़वातीन को कि अर्ली डिटेक्शन के लिए क्या कोई लंबे चौड़े टेस्ट नहीं चाहिए, मेमोग्राफी है, और ज़रा बता दें। 5 मिनट डेडिकेट करे हर औरत। आप पहले घर में आप खुद तो अपने आप को हाथ लगाकर जांच लें कि आपको अपना महसूस कैसे होता है। उसके लिए किसी डॉक्टर मॉलेज की ज़रूरत नहीं है। हम हर कपड़े चेंज करते हैं, हम नहाने जाते हैं, उसी दौरान आप सिर्फ 5 मिनट अपना मुआयना करें, क्योंकि पहला सेंसर आप खुद हैं। पहला स्टेप जो जुनैद साहब ये है कि मेमोग्राम बात की बात है, आप पहले सेल्फ अवेयर हों और ख़ुद तो डिटेक्ट करें। एंड देन मेमोग्राम इज़ फॉर दोस्त जो 40 साल की हो गई हैं। फिर तो आपका वो मस्ट है कि आप साल में एक दफ़ा स्क्रीनिंग कराएं। साल में एक दफ़ा मेमोग्राफी करा लें, और मेमोग्राफी कोई लंबा चौड़ा टेस्ट नहीं है। मेमोग्राफी बेसिकली अगर मैं सादा अल्फाज में अपनी उन ख़वातीन को बताऊं जो शायद जिनको पता ना, इसको जो औरतों की छाती का एक्सरे कहते हैं। अच्छा, बिल्कुल, ठीक है। अगर आप कहेंगे ना छाती का एक्सरे तो वो फेफड़ों का एक्सरे हो जाएगा। मेमोग्राफी औरतों की छाती का एक्सरे। सही। ठीक है। और जहाँ तक हम ब्रेस्ट कैंसर की बात करे थे, तो वो फैमिलीज जिनमें जेनेटिक रिस्क है ब्रेस्ट कैंसर का, उन मर्दों में भी रिस्क होता है ब्रेस्ट कैंसर का। उसकी शराब बहुत कम है, लेकिन उन फैमिलीज़ में अगर किसी की अम्मी को, बहन को, नानी दादी को ब्रेस्ट कैंसर है तो उन मर्दों को भी स्क्रीनिंग करनी चाहिए। डॉक्टर साहबा, आपने तो डरा दिया है, मतलब मर्दों का भी। मेरी तो 3.25 इंच की छाती है, मैं भी खतरे में हूँ। अगर जो मैंने आपको कहा कि आपकी फैमिली में अगर हिस्ट्री है मौरूसी, तो फिर आपको भी अपनी विजिलेंस रखनी चाहिए। अच्छा, मुझे ये बताइए, विल पावर कितनी इंपॉर्टेंट है इस हवाले से? 100%। अगर वो ना हो तो फिर वो ज़्यादा आपको ये तो साइंटिफिकली भी अप्रूवन है कि जब आपके जो ब्रेन है वो आपका किंग है पूरी बॉडी का, आपके वो हार्मोन्स वो इंटरप्ले करते हैं। विल पावर तो इंसान को कहीं से कहीं पहुंचा देती है। अच्छा डॉक्टर साहब, ख़वातीन को ब्रेस्ट कैंसर के बारे में अवेयरनेस देने के लिए, ये तो आपका है ना डिपार्टमेंट है, तो आप मुझे बताइए इसमें सोशल टैबूज का भी इशू होता है कि भाई इस टॉपिक पे बात ही नहीं करनी? या ये भी बहुत बड़ा, ये तो हमारा यहाँ पर साउथ एशियन जो है खित्ता, इसका बहुत बड़ा मसला है। अच्छा। एक तो पहले तो, अब तो फिर थोड़ा सा बेहतर हो गया, जैसे आज हम इस प्रोग्राम में बैठे हुए, वरना ब्रेस्ट का लफ्ज़ ही नहीं इस्तेमाल किया जाता था। वो शर्म की अलामत समझा जाता था। तो ये एक बॉडी का हिस्सा है, उसको उसी तरह ट्रीट करें। अगर हम बात नहीं करेंगे तो बात आगे नहीं बढ़ेगी। दूसरा, फिर हमने अपनी नानी दादी से तो इलाज करवा लेना। कोई प्याज का छिलका लगाने से ब्रेस्ट कैंसर ख़त्म नहीं होता, ये हमारे सोशल मिथ्स हैं। कोई दम दरूद तावीज़ धागा बाबा करने से आपका कैंसर ख़त्म नहीं होता। हमने अलबत्ता वो स्टेज 1 के कैंसर्स को एंड पे लुकमा अजल बनते ख़वातीन को देखा है तावीज़ों के बाद। और फिर ऐसे मिथ्स हैं जो आपकी अक्ल दंग रह जाती है। तो जिस तरह माइक्रोवेव इस्तेमाल नहीं करना, माइक्रोवेव के इस्तेमाल से कैंसर नहीं होता। सही। परफ्यूम और डिओड्रेंट लगाने से ब्रेस्ट कैंसर नहीं होता।
लोगों, अच्छा तो वो नहीं लगाएंगे, आपका साथ वाला बंदा बू से जरूर मर जाएगा। हाँ ये भी सोशल मीडिया पे बहुत चल रहा ठीक होता है, कि तो उससे परफ्यूम ब्रेस्ट कैंसर नहीं होता। सही, मैं तो बड़े खुल के बात करती हूँ इस चीज़ पे, क्योंकि मुझे लगता है वक्त आ गया है। आपको करनी एक- भी चाहिए। बिल्कुल। एक मिथ जो सबसे स्ट्रॉन्ग है और जो मैंने देखा पढ़े लिखे और लेस एजुकेटेड में, जो खवातीन ब्लैक अंडरगारमेंट्स पहनती हैं, ब्लैक रंग का कोई ताल्लुक नहीं है पहनने से कि आप वाइट पहने, पिंक पहने, कोई भी कलर पहने, इन चीज़ों में खुदारा अपने आप को मत उलझाएं। अच्छा थोड़ा सा ये भी है कि लेकरा टाइप का स्टफ भी नहीं पहनना चाहिए, उससे भी होता है। इसका कोई ताल्लुक नहीं। आपका अपनी कंफर्ट किस चीज़ में है, ये भी क्रिएट किया जाता है। रात को उतार देनी चाहिए, सुबह हाँ। पहन लेनी चाहिए, इसका कोई ताल्लुक नहीं है। अगर आपको लगता है आप उतारने में कंफर्टेबल हैं, उतार दें, इन चीज़ों को अच्छा, लेकिन डॉक्टर साहब जैसा आप फरमा रही हैं कि अभी तक तो साइंस को खुद इसके होने की वजूहात का ही नहीं पता, बिल्कुल। तो अभी तक तो खुद हमें पता नहीं है, तो फिर हम ये कैसे कह सकते हैं कि ये मिथ बनी हुई है? हो सकता है कि क्योंकि इन पे भी रिसर्चेस चल रही हैं। अच्छा, और जिस तरह मैंने आपको एक बड़े जीन का ब्रैका जीन जो है, उससे ब्रेस्ट कैंसर अगर हो तो 100% इम्कानात हो जाते हैं, ब्रैका 1 और ब्रैका 2 से। इसके अलावा भी कुछ जीन्स आइडेंटिफाई हो रही हैं।